तो सीरीज LCR, ये जो पैरेलल जो है LCR सर्किट कनेक्टेड और वेरिएबल फ्रीक्वेंसी की है 200 वोल्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। जो सप्लाई है 200 वोल्ट का है। इंडक्टर की वैल्यू 5 हेनरी है, कैपेसिटर की 80 माइक्रोफराड है और रेजिस्टर की 40 ओम की है। व्हाट इज द RMS करंट इन द सर्किट? तो इसमें से ऑप्शन में से RMS करंट आपको बताना है कि कौन सा इसके लिए होगा। बिल्कुल, रेजोनेंस में XL इक्वल टू XC है, Z इक्वल टू R होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, जब IRMS करोगे तो IRMS इक्वल टू VRMS अपॉन R, और VRMS मतलब 200, ये V है और R आपका 40 है, तो 5 एम्पियर आएगा। बिल्कुल डेफिनेटली आएगा। ठीक है, अब इसी ऊपर के क्वेश्चन में आपको देखना है द RMS करंट इन L ब्रांच एट रेजोनेंस। L ब्रांच में RMS करंट कितनी रहेगी, कितनी वैल्यू रहेगी L ब्रांच में? अगर L ब्रांच के लिए निकालना है तो आप क्या करोगे? VL लिखो, है ना। VL इक्वल टू कितना लिखोगे आप? VRMS अपॉन XL। XL मतलब ओमेगा L, ओमेगा जो रेजोनेंट का केस होगा, ओमेगा R लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। तो 200 अपॉन ये तो हमारे पास इसकी जो वैल्यू है 50 की है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की, इनटू 5। तो दिस वन इज इक्वल टू, आप इसको कैंसिल कर दो, 4/5 आया कहाँ से? 0.8। ये देखो ना, नहीं यार, मैं हमेशा भूल जाता हूँ, रूट LC होता है, हमेशा भूल जाता हूँ। V इक्वल टू ये IRMS मांग रहा है ना। नहीं, मैं ओमेगा की वैल्यू भेजते हैं तो कहाँ से होती है, फिर मैं हमेशा भूल जाता हूँ, रूट LC होती है। हाँ, ठीक है, इसका आगे तो हो जाएगा। ठीक है, नहीं है। जिस तरह से इसके लिए निकाला उसी तरह से C के लिए भी निकाल लो, मतलब IC निकालना होगा आपको। ठीक है, साइज भी निकल आएगा सेम प्रेफरेंसेस पे। IRMS के लिए कितना है? बिल्कुल, इसकी वैल्यू 0.8 एम्पियर ही आएगी। सही बात। तो VRMS अपॉन 1/ओमेगा C होगा। तो VRMS इंटू ओमेगा C आ गया सीधा, ओमेगा R इंटू C। तो वैल्यू तो है ही आपकी दी हुई, 200 इंटू 50 ऐसे लिखोगे। 200 इसकी हो गई, 50 ओमेगा R की हो गई, इंटू 80 इंटू 10 पावर -6, ये वाली वैल्यू आ जाएगी इसके लिए। कैलकुलेट करके आपके पास 0.8 ही आएगा। फ्रॉम द अबव क्वेश्चन द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर ऑफ द टू द सर्किट। इसके लिए आपको अच्छे से पता है P मैक्सिमम की जो वैल्यू आएगी, IRMS इंटू VRMS होती है। V नॉट मैक्सिमम, V नॉट मतलब पीक वैल्यू, इसका स्क्वायरिंग कर लो अपॉन स्क्वायर क्यों? 2Z। P इक्वल टू V स्क्वायर बाय 2Z। ये वैल्यू फार्मूला होता है इसका रेजोनेंस के केस में, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर्ड फ्रॉम सोर्स टू द सर्किट, लेकिन पर्टिकुलरली उस रेजोनेंस के केस में। LCR में तो यही होता है, पर नहीं, आप वहां पे देखो, मैं बताऊं, अगर आप निकालोगे भी तो P इक्वल टू आप क्या करोगे? P इक्वल टू V स्क्वायर बाय R लिखते हो ना। हाँ नहीं, P को जो मैंने फॉर्मूला पढ़ा है वो है AC में पावर P एवरेज इक्वल्स टू। ये आपको करके भी दिखा रहा हूँ यहाँ पे, देखो P, इसको अभी रुक जाते हैं, यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको। V जो है, V नॉट तो पीक वैल्यू है ही, और LCR में रेजोनेंस के केस में आपका Z इक्वल टू R तो होता ही है। तो V नॉट जो होता है, V नॉट को आप कितना लिखते हो? देखो V नॉट को कितना लिखोगे भी तो आप √2V, तो √2V RMS। कहने का मतलब हो गया √2 इंटू 200, VRMS चूंकि 200 है, इतना वोल्ट का आएगा जो वैल्यू आ रहा है। तो अभी
ये जो है इतना वोल्ट पीक वैल्यू की वैल्यू आ गई है, लेकिन आपको क्या देखना है, पी मैक्सिमम देखना है। जो फॉर्मूला यहाँ पे आपने लिखा है पी मैक्सिमम के लिए, तो वी नॉट स्क्वायर मतलब 200√2 स्क्वायर इसका कर दो आप, अपॉन में आप कर दो जो यहाँ पे 2 इंटू जेड जो है वो आर के ही इक्वल है, तो 2 इंटू 40 कर दो। तो कैलकुलेट करोगे आप, देखो यहाँ पे 200 का 400 आ गया, और ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और ये 2 जीरो मतलब 4 जीरो में कन्वर्ट हो गया, इंटू √2 2 में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अपॉन में 2 इंटू यहाँ पे आपके पास कितना आ रहा है 40। अब देखो 40 में ये 0 ये कैंसिल कर दो, 2 और 2 कैंसिल कर दो, कितना आ रहा है आपका भी 1000 आया था। समझने की कोशिश कर रहा हूँ, मतलब वी नॉट हमने 1000 आपने भी निकाला ना इसका 1000 वॉट, हाँ मतलब हाँ तो आपने जो निकाला वो भी सही था आपका, और ये देखो दूसरे फॉर्मूले से भी मैं निकाल रहा हूँ तो ये भी सही है, ठीक है। आपने किया P इक्वल टू IRMS इंटू VRMS, ये ना IRMS कितना था आपका, कितना निकाला था आपने 5 एम्पियर, और VRMS 200। तो इस तरह से भी आपके लिए वही सेम आ रहा है, 1000 वॉट आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है वो भी। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। इन एन AC सर्किट द पोटेंशियल डिफरेंस V and the current I are given respectively by V equal to 100 sin 100t volts and I equal to 100 sin 10t plus pi/3 मिली एम्पियर। ध्यान रखेंगे ये मिली एम्पियर में, फिर से द पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट विल बी, पावर क्या डिसिपेट होगा इस सर्किट के लिए। आपको जो फाई लग रहा है, दोनों में फाई कितना है, फाई अगर आप कहा जाए तो फाई इक्वल टू 5/3 है, बिल्कुल क्लियर सा दिख रहा है। 5/3 या मतलब यहाँ कहने का मतलब 60 डिग्री हो गया, और जो पावर है जैसे IRMS VRMS लेते हो तो उसके लिए I0/√2 और V0/√2 लिखते हो, तो V0 I0/2 डायरेक्ट लिख दिया जाए, इंटू cos फाई कर दिया जाए तो भी सही है। और जो वैल्यू है दोनों की V0 और I0 की वैल्यू, तो V0 ये रहा, I0 ये रहा, तो 100 इंटू 100/2 इंटू cos 60 जो होगी आपकी, कितनी होती है वैल्यू cos 60 की 1/2। तो करके देखोगे आप, ये 2.5 आ रहा है क्या, लेकिन यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है मिली एम्पियर में है, ध्यान रखना है, वही गलती जो हो जाती है यहाँ पे थोड़ा सा देखने में। ध्यान दिया हाँ इस बार ध्यान दिया है, तो बिल्कुल 2.5 वॉट बिल्कुल करेक्ट आंसर जो है ये आ रहा है आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे हो आप, क्वेश्चन नंबर 7। A coil of metal wire kept stationary in non-uniform magnetic field, और ये 4 ऑप्शन है, an EMF and current are both are induced in the coil, and second option है a current but no EMF is induced in the coil, an EMF but no current induced in the coil, neither EMF nor current induced in the coil। एक तरह का ये EMI का क्वेश्चन है। कॉइल को आप रेस्ट में सर, इसका फिर बी पार्ट होगा। नहीं, कॉइल को जब रेस्ट में रखोगे तो ऑब्वियस सी बात है वहां पे क्या होगा, करंट तो इंड्यूस्ड होगा नहीं। तो करंट आप यहाँ पे देख रहे हो करंट है, तो जो करंट कब इंड्यूस होता है, जब कॉइल मोशन में होता है। नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है कोई बात नहीं, लेकिन जब कॉइल स्टेशनरी में रखा गया है तो स्टेशनरी में क्या होता है, वो उसमें करंट इंड्यूस नहीं हो सकता है। तो एन EMF तो होगा लेकिन करंट इंड्यूस नहीं होगा कॉइल में। तो ये सी वाला ऑप्शन यहाँ पे सर नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है ना। हाँ बिल्कुल नॉन यूनिफॉर्म है, लेकिन मोशन में भी बात है ना, मोशन में नहीं है ना आपका ये रखा हुआ। तो मोशन में जब भी आपने देखा होगा रिलेटिव मोशन चाहिए होती है ताकि फ्लक्स इंड्यूस हो, ताकि चेंज इन फ्लक्स के कारण ही उसमें करंट प्रोड्यूस होता है, राइट।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 आप देख सकते हो। आपको क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है कि ये जो है loosely wound helix made of stiff wire is mounted vertically with the lower end just touching a disc of mercury. When a current from the battery started in the coil through a mercury, option आप देख सकते हो, the wire oscillates, the wire continues making contact, the wire breaks contact and the current is passed. उसके बाद लास्ट जो ऑप्शन आप देख रहे हो ये कह रहा है द मर्करी विल एक्सपैंड बाय हीटिंग ड्यू टू द पासेज ऑफ करंट। ए पार्ट आपने बोला है बिल्कुल सही है और ये पॉजिटिव नेगेटिव आ गया। हाँ, बट इसका भी क्या होगा ये नहीं सोचा, मतलब नेगेटिव ऑब्वियसली यहाँ पे आ सकते हैं पर ऑसिलेट क्यों करेगा ये नहीं सोचा। मतलब सोचा था बट अब समझ नहीं आ रहा। आपने ए पार्ट आंसर बोला है और ए पार्ट बिल्कुल सही आंसर आपने जज किया है इसके लिए, और जो आप एक्सप्लेनेशन दे रहे थे वो भी सही है। तो मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में और भी चीजें यहाँ पे इंक्लूड कर देता हूँ। यस सर। देखिए, जब भी करंट पास करेगा हेलिक्स से तो नेबरिंग कॉइल जो होगा ऑफ हेलिक्स का जो होगा वो भी अट्रैक्ट होगा एक दूसरे की तरफ ड्यू टू जिसके कारण ये एक दूसरे को कॉन्ट्रैक्ट करता है। मतलब एक दूसरे कॉन्ट्रैक्ट मतलब दोनों कॉइल जो है दोनों थोड़ी सी सिकुड़ जाएगा, वो कॉइल जो है थोड़ा छोटा हो जाएगा और उसके कारण क्या होगा कि कांटेक्ट जो उसके बीच का होगा वो टूट जाएगा और the coil will recover the original state under the influence of the restoring force। फिर से वो अपना restoring force के कारण अपना ओरिजिनल सेफ साइज गेन कर लेगा और जो कांटेक्ट जो बना हुआ है फिर से वो बनेगा एंड फिर से वो प्रोसेस कंटिन्यू हो जाएगा। इसलिए इसमें जो है जो ऑक्सीलेशन का प्रोसेस होता है वो कंटिन्यू रहता है। इसलिए आप सही आपने डिसीजन लिया था। सर ऑसिलेशन के बारे में नहीं बता दीजिए वापस। मैं फिर से बता देता हूँ। एक्चुअली होता है क्या है कि जैसे मैंने बताया कि जब करंट पास करता है हेलिक्स से, है ना, ये इससे करंट जब पास कर रहा है तो क्या होता है कि जो इसका नेबरिंग कॉइल है ऑफ हेलिक्स का जो नेबरिंग कॉइल होगा वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, अब करंट तो एक ही डायरेक्शन में सेम डायरेक्शन में करंट पास होता है तो एक दूसरे को क्या करता है वो अट्रैक्ट करता है और जब वो अट्रैक्ट करता है तो यहाँ पे क्या होता है वो एक दूसरे के काफी थोड़ा क्लोज आ जाएगा। काफी थोड़ा क्लोज आएगा तो उसके बाद क्या होगा जो कांटेक्ट होगा कॉइल्स के बीच का वो फिर डिस्कनेक्ट हो जाएगा, कांटेक्ट खत्म हो जाएगा और एक समय ऐसा आएगा कि वो अपने ओरिजिनल सेफ और साइज में वायर जब जिसमें करंट पास हो रहा था तो ये थोड़ा सा क्या होता था ये श्रिंक भी कर रहा था। वायर जो है ना वो थोड़ा सा आप जैसे ये बड़ा हो गया फिर थोड़ा सा श्रिंक किया फिर बड़ा हुआ फिर श्रिंक किया और दूसरा भी कॉइल उसके पास में है तो उसमें भी सेम प्रोसेस चल रहा है। ठीक है सर इसमें दो हेलिक्स ऐसा कनेक्ट है? नहीं, ये कह रहा है कि करंट मतलब एक तो देखो यहाँ पे कह रहा है कि दो चीज हेलिक्स दो नहीं है लेकिन हम एक ही मान के चल रहे हैं। लूजली वॉन्ड हेलिक्स है, लूजली वॉन्ड है ना। अब लूजली वॉन्ड आपने हेलिक्स को क्या किया इस तरह से बना दिया हेलिकल शेप में, ऐसा ये लूजली वॉन्ड है तो कितने सारे एक कॉइल ये भी है ये भी है ये भी बहुत सारा है। तो अब क्या होगा जब आपने इसमें करंट पास करोगे तो सब में करंट की डायरेक्शन तो एक ही साइड में इस तरह से होगी और जब करंट की डायरेक्शन सेम साइड में होगी तो ये क्या होगा सेम साइड में जब दो वायर आप लेते हो और उसमें करंट की डायरेक्शन सेम साइड में होती है तो ये वायर एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, ये तो आपको पता ही है। तो ये कॉइल जो है ये भी एक दूसरे की तरफ जो है बिल्कुल खींचा हुआ चला जाएगा, इस तरह से एक दूसरे को कांटेक्ट में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये मूव करता है और जस्ट कांटेक्ट में आता है। फिर जैसे मान लो इससे होके करंट अगर बीच में पास होना बंद हो गया तो ये फिर से अगर मान लो करंट या करंट की वैल्यू इसमें कम कर दिया आपने तो क्या होता है ये फिर से थोड़ा सा अट्रैक्शन इसका लूज होता है। तो ये अट्रैक्शन लूज होगा तो फिर से ये कॉइल जो है अपने एक्चुअल पोजीशन में आ जाएगा, ये पोजीशन में, ये इनिशियल पोजीशन में आ जाएगा और करंट पास हुआ तो थोड़ा श्रिंक कर जाएगा। तो इस तरह से ये प्रोसेस श्रिंक करना और एक्सपेंड होने का ये प्रोसेस चलता रहता है। तो इसके कारण ये ऑक्सीलेशंस वायर में देखने को मिलती है आपको।
देख सकते हो आप क्वेश्चन नंबर 9, इन एन एसी सर्किट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंडक्टेंस एंड द रेजिस्टर कनेक्टेड इन सीरीज आर रिस्पेक्टिवली 16 वोल्ट एंड 20 वोल्ट. द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सर्किट इज. चूंकि इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस की बात हो रही है तो दोनों के बीच जो एंगल बनेगी वो 90 डिग्री की बनेगी. तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जो हो जाना है आपका इस केस में V इक्वल टू, या तो आप अंडर रूट लिख लो या फिर आप सीधा ऐसा लिख लो कि डायरेक्ट पावर 1/2 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है. तो मतलब आप लिख दो VR का स्क्वायर प्लस V. मैं बोल कैसे हुआ था, मैं बोल रहा था ऐसा कर लो. हाँ बोल कैसे हुआ था. अब आ जाएगा एक्चुअल वैल्यू ये 25.6. चेक कर लो. 22 भी क्लियर है यहाँ पे. क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं. द इंडक्टेंस रिएक्टेंस ऑफ एन इंडक्टर कॉइल इज ऑफ 1/pi हेनरी एट 50 हर्ट्ज इज. अब ये इंडक्टेंस रिएक्टेंस बताना है सिर्फ इसमें. बिल्कुल सही, इसका 100 आंसर ही होगा. सही है. इसको नहीं देखेंगे. अब इसमें मुझे लग रहा है कि इसके ऊपर वाला एक पार्ट दिखा देता हूँ. शायद यहाँ पे हो. ये रहा. ये देखिए, ये आप देख ही रहे हो. A radio turner has a frequency range from 500 kilohertz to 5 millihertz. If its LC circuit has an effective inductance of 4 microhenry, what is the range of its variable capacitor? जबकि देखिए पाई पावर 2 को कह रहा है लगभग 9.8 होता है इसकी वैल्यू, लेकिन इसको कह रहा है कि आप 10 कंसीडर कर लो. ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले आप क्या देखोगे कि आपको L और C लगा हुआ है. तो L और C लगा हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है ये ऑसिलेट करेगा. LC ऑसिलेशन होगा. तो उस केस में जो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है वो होता है ओमेगा अपॉन 2 का. तो आप यहाँ पे ओमेगा मतलब ओमेगा की जगह पे आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो 1/2 अंडर रूट L इंटू C. ऐसा भी लिख सकते हो. यहाँ से C निकाल लो आप. अगर आप C निकालते हो तो आपको देखो क्या मिलेगा. C इक्वल टू आपके पास मिल जाएगा 1 बाय दोनों तरफ स्क्वायरिंग करने के बाद, मतलब इसकी स्क्वायरिंग और इसकी स्क्वायरिंग करोगे तो 4 स्क्वायर न्यू स्क्वायर और इंटू L. अब देखो L की वैल्यू कितनी दी हुई है, सबकी वैल्यू देख लो. देखो ये इंडक्टेंस 4 माइक्रो हेनरी की वैल्यू दी हुई है. तो L आपके पास मतलब आप इसको 400, ठीक है, 4 माइक्रो हेनरी है ना, तो माइक्रो 10⁻⁶ हो जाता है. तो आप इसको ऐसा 4 नहीं है ये, मैं वैल्यू एक बार चेक कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए. यहाँ पे वैल्यू ये इनफैक्ट यहाँ पे 400 होगा. तो यहाँ पे ही मैं लिख देता हूँ 400 माइक्रो हेनरी. तो म्यू एच मतलब 4 इंटू 10⁻⁶ करते हो, 400 इंटू 10⁻⁶ अगर करते हो आप तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी जो भी है उसको आप यहाँ पे वैल्यू लिख दोगे. और फ्रीक्वेंसी दी हुई है ये देखो 500 किलो हर्ट्ज की. तो 500 इंटू 10⁻³ कर लोगे. ठीक है. तो C जो है यहाँ पे आप C की जगह पे आप सारे वैल्यू रखो 1/4 स्क्वायर. पाई स्क्वायर को जैसा बताया गया 10 ले लेने के लिए. तो 4 इंटू 10 इंटू न्यू का स्क्वायर मतलब 500 इंटू 10⁻³ 500 इंटू 10⁻³ इसकी स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी आपको. ठीक है. और इंटू में फिर से आपके पास ये भी L भी है तो इंटू में 400 इंटू 10⁻⁻⁶ ये सब करना पड़ेगा. तो देखो C की जो वैल्यू आएगी सब कुछ करके यहाँ पे जितनी भी वैल्यू देख रहे हो तो लगभग ये 250 इंटू 10⁻⁻12 मतलब 12 तो कहते हैं फराड, पिको फराड, लेकिन फराड की अभी मैं लिख देता हूँ. तो दैट मीन्स कि 250 पिको फराड की वैल्यू आ रही है. C की वैल्यू तो आ गई आपके पास. ठीक है. तो यहाँ से 250 पिको फराड
तो यहाँ पे आपने ले लिया 250। इसी तरह से फ्रीक्वेंसी जो है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 मेगा हर्ट्ज। कहने का मतलब क्या हुआ, 10 पावर 6 हर्ट्ज। तो जो C की वैल्यू आएगी यहाँ पे वो आ जाएगी 2.5 पिकोफराड में, है ना। तो रेंज जो आएगा 2.5 में आएगा, जो ये वाला फर्स्ट वाला है, और 250 पिकोफराड की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये इस तरह से फर्स्ट वाला ऑप्शन इसके लिए सटीक होगा। तो आपने सबसे पहले यहाँ पे 500 किलो हर्ट्ज के लिए लिया, तो यहाँ पे 500 किलो हर्ट्ज की वैल्यू रख के आपने फ्रीक्वेंसी निकाल दी यहाँ पे, जो 250 पिकोफराड की फ्रीक्वेंसी आई। सेकंड में आपने 5 मेगा हर्ट्ज की वैल्यू ली, 5 मेगा हर्ट्ज की वैल्यू रख के, मतलब 5 मेगा हर्ट्ज मतलब 1 मेगा हर्ट्ज जो होती है इतने की इक्वल होती है। तो 5 मेगा हर्ट्ज की वैल्यू अगर आप रख के निकालते हो तो आपके पास जो फिर से C की वैल्यू आई 2.5 पिकोफराड आएगी, सेम फार्मूला अगर अप्लाई करते हो तो इसलिए हमारे पास दोनों अलग अलग फ्रीक्वेंसी, इस फ्रीक्वेंसी के लिए रेंज और इस फ्रीक्वेंसी, दोनों की फ्रीक्वेंसी के लिए रेंज हमारा जो कैपेसिटर का रेंज आ रहा है, जिसको इफेक्टिव जो आप कह रहे हो यहाँ पे इफेक्टिव जो रेंज हो रही है, वो दो अलग अलग 2.5 से लेके 250 पिकोफराड तक की आ रही है। क्वेश्चन नंबर 2 देखने के बाद आप इंस्टेंट रिप्लाई करोगे, क्योंकि ये जस्ट लाइक आपके पास फॉर्मूला की तरह है। ये देखो VR, इनका छोटा सा R है, VR मतलब पोटेंशियल अक्रॉस R, पोटेंशियल अक्रॉस L, पोटेंशियल अक्रॉस C, VR, VL और VG, इस तरह से लिखा गया है इसको। तो रिप्रेजेंटेशन इस तरह की है। C पार्ट का आंसर है, बिल्कुल सही आपने बताया, क्योंकि मैं वही बता रहा था कि इसको देखने के साथ ही आप बता दोगे। और एक ये भी आप देखने के साथ बता सकते हो, क्वेश्चन नंबर 3। हाँ, बिल्कुल सही, 1/RC होगा, बिल्कुल सही बोला आपने। ठीक है, और ये क्वेश्चन नंबर 4 भी आप देख सकते हो, यहाँ पे इसका 20 एम्पियर ही आएगा इसका आंसर, बिल्कुल सही अटेम्प्ट भी किया आपने। ठीक है, तो यहाँ तक आज रहने देते हैं क्लास।